हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग चैंस एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर जो भी सिलेबस दिया हुआ था उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ था और जो भी टॉपिक दिए हुए थे सिलेबस के अंदर वो भी मैंने वर्बली बताया हुआ था। आज हमको चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी की स्टार्टिंग करनी है, तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेट थ्योरी। इसका हिंदी में मतलब होता है समुच्चय सिद्धांत। इसमें हमको बेसिकली जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि सेट किसको कहते हैं, सेट के एग्जांपल्स को देखना है, सेट के नोटेशन को देखना है। तो आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि सेट यानी कि हिंदी में इसका मतलब समुच्चय होता है, वो होता क्या है। तो देखिए, मैंने सेट की डेफिनेशन लिख रखी है ऑलरेडी। लिखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या लिखा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरी डेफिनेशन है इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है। पहला पार्ट है वेल डिफाइंड, दूसरा पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को समझाना मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, है ना। कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, बशर्ते यहाँ पे जो मेरा डेफिनेशन है उसमें ये बात लिखी हुई है कि वेल डिफाइन होना चाहिए। वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो मुझे जो समझाना है बेसिकली वो यही समझाना है कि जो भी हम कलेक्शन लेंगे वो सेट होगा या नहीं। तो सेट होने के लिए उसकी डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए, उस कलेक्शन को। और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हमने कौन कौन सा कलेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे। पहले मैंने एग्जांपल लिया है कलेक्शन ऑफ टीचर्स का, फिर मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स का, फिर मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स का, फिर मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स का, फिर मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, और फिर मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड। तो ये सारे के सारे कलेक्शन है, लेकिन क्या सारे के सारे वेल डिफाइन हैं? अगर वेल डिफाइन होगा तभी तो हम ये बात बोल पाएंगे कि सारे के सारे सेट हैं। अगर जो वेल डिफाइन नहीं होगा तो हम कह देंगे कि वो सेट नहीं है। अदरवाइज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये सारे के सारे आएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट्स में आपके लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर। बशर्ते कलेक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं इसका हिंदी मतलब बताऊं तो मैं यही कहूंगा ना, सुसंगठित वस्तुओं का संग्रह। तो वस्तुओं का संग्रह करने का मतलब क्या है? बहुत सारी अगर वस्तुएं हैं आपस में लेके चले आ रहे हैं, वो सुसंगठित कलेक्शन हो जाएगा। सॉरी, तो मुझे क्या बोलना है कि कलेक्शन ऑफ टीचर्स, अगर मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ टीचर्स क्या ये सेट है या नहीं, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा वेल डिफाइन है या नहीं। तो वेल डिफाइन जानने के लिए एनालिसिस करना होगा इस स्टेटमेंट का। ये जो स्टेटमेंट है, क्या किसी इंडिविजुअल को ऐसा भी लगता है क्या कि ये कलेक्शन टीचर्स का नहीं होकर कुछ और हो रहा है, या फिर उसके हिसाब से कुछ और नहीं है? ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वन बाय वन एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ टीचर्स में, जैसे मान लीजिए मैंने टीचर्स के बहुत सारे कलेक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ टीचर्स रहेंगे आपस में ले करके एक पास रख दूंगा, तो वो टीचर्स का कलेक्शन हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे क्रिकेटर्स का कलेक्शन चाहिए तो कुछ क्रिकेटर्स होंगे अलग अलग, उनको एक पास ला करके रख दूंगा, वो मेरा कलेक्शन हो जाएगा। ऐसे एनिमल्स का कलेक्शन कर सकता हूँ, ऐसे मैं गुड टीचर्स का कलेक्शन कर सकता हूँ, ऐसे मैं बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स कर सकता हूँ और बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड में कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए पहला एग्जांपल मैंने टीचर्स के कलेक्शन को लिया हुआ है और कोई मेरे से पूछे कि ये कलेक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये टीचर्स का कलेक्शन है। कोई आपसे पूछे तो आप भी यही कहोगे कि ये टीचर्स का कलेक्शन है। कोई थर्ड पर्सन से पूछे तो वो भी यही कहेगा कि ये टीचर्स का कलेक्शन है। यानी कि किसी इंडिविजुअल को ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी और चीज का कलेक्शन है या फिर इसमें टीचर्स का कलेक्शन नहीं है, क्योंकि बनाया ही वही गया है। यानी कि वो अपने आप में पूरा का पूरा डिफाइन है, यानी कि वेल डिफाइन है ना। वो किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए से वो गलत साबित नहीं हो रहा है कि वो कोई और चीज है ना। तो ये यहाँ पे हमारा वेल डिफाइन कहा जाएगा। अभी वेल डिफाइन क्या नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल है, वो हम समझाते हैं आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये सेट है। और देखिए कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स, अब मैंने क्रिकेटर्स का कलेक्शन लिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोई टेनिस प्लेयर खेल रहा होगा उसको उस कलेक्शन में शामिल करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिकेटर्स को ही शामिल करना है, क्योंकि लाइन ही लिखी हुई है कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स। तो क्रिकेटर्स बहुत सारे अगर कहीं अलग अलग हैं तो उनको एक पास लेके आएंगे, वो कलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कोई मेरे से पूछेगा कि तुमने क्या किया है, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने कलेक्शन किया है क्रिकेटर्स का। आपसे कोई पूछेगा तो आप भी यही जवाब दोगे। किसी थर्ड पर्सन से पूछेगा तो वो भी यही जवाब देगा कि ये कलेक्शन है क्रिकेटर्स का। यानी कि ये अपने आप में पूरा का पूरा वेल डिफाइन है। इसी वजह से हम करें कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ऐसे कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल, अगर एनिमल का कलेक्शन आपने किया हुआ है तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम भी वही जवाब देंगे, आपसे कोई पूछेगा तो आप भी वही जवाब दोगे। कोई थर्ड पर्सन से कोई पूछेगा तो वो वही जवाब देगा कि हाँ ये एनिमल का ही कलेक्शन है और ये इसका कलेक्शन नहीं है। तो अपने आप में वो भी वेल डिफाइन हो जाएगा। लेकिन जरा यहाँ पे देखिएगा इस एग्जांपल में कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स। अब गुड टीचर का कलेक्शन करना है तो ये भी एक कलेक्शन ही है। अगर मेरे हिसाब से मैं गुड टीचर्स का कलेक्शन करने का मतलब क्या है, अच्छे टीचर होंगे उनको एक पास लेके आ जाऊंगा। अब उसको, उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि क्या ये कलेक्शन गुड टीचर्स का है।
तो आप कहोगे कि हाँ है, लेकिन आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि ये वाले सर अच्छे नहीं है, ये गुड टीचर नहीं लगते हैं। तो तुम्हारे मन में एक डाउट आ गया, और ऐसे ही किसी थर्ड पर्सन के मन में डाउट आ जाएगा। तो जैसे ही किसी एक इंडिविजुअल के मन में एक डाउट आ गया कि ये गुड टीचर नहीं है, तो अब वो कलेक्शन सेट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं रहा। वेल डिफाइंड का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल को ये नहीं लगना चाहिए कि जो लाइन लिखी हुई है उसमें कुछ गड़बड़ी है। ये लाइन क्या लिखी हुई है? गुड टीचर। तो कोई भी कलेक्शन में अगर कोई, जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो टीचर गुड है वो आपके लिए भी टीचर गुड होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। या फिर मेरे लिए और आपके लिए जो दोनों लोगों के लिए जो गुड है वो थर्ड पर्सन के लिए गुड होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जैसे ही किसी एक इंडिविजुअल के लिए ये बात गलत साबित हो जाएगी कि नहीं वो गुड नहीं है, वैसे ही हम बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अदरवाइज अभी तक क्या क्या था? वेल डिफाइंड इसलिए था क्योंकि हमसे कोई पूछे तो हमें भी कोई शक नहीं था, आपसे कोई पूछे तो आपको भी शक नहीं था, कोई थर्ड पर्सन से पूछे तो आपको भी कोई शक नहीं था कि ये टीचर्स के कलेक्शन नहीं है, क्रिकेटर्स के कलेक्शन नहीं है, या फिर एनिमल्स के कलेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुड टीचर्स के कलेक्शन की जब बात आएगी तो जरूर किसी न किसी एक लड़के के दिमाग में जरूर ऐसा आएगा कि वो सर गुड नहीं है। और जैसे ही ये आया, अपने आप में ये सफिशियंट है बोलने के लिए कि ये जो कलेक्शन आपने लिया है वो वेल डिफाइंड नहीं है। और बताइए, अगर वेल डिफाइंड ही नहीं हुआ तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लेके क्या करेंगे? जब डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं करेगा तो, और इसलिए वो सेट नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड का बेसिक मतलब यही है कि किसी भी इंडिविजुअल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो कलेक्शन लिया गया है वो सही नहीं लिया गया, किसी को नहीं लगा, हर तरह से वो सही साबित होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गुड टीचर्स वाला क्या हो जाएगा? सेट नहीं होगा। अगला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया। अब इंडिया में बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन लेना है, तो मेरे हिसाब से मैं बेस्ट क्रिकेट प्लेयर को जो भी है उसको एक पास लाऊंगा, वो कलेक्शन रेडी हो गया। अब हमसे कोई पूछेगा तो हम तो कहेंगे कि भाई बेस्ट क्रिकेट प्लेयर अपने हिसाब से मैं लेके आया हूं, लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे नहीं, आपने इस ग्रुप में ना विराट कोहली को नहीं रखा है। तो इसलिए अब आपको डाउट हो गया कि विराट कोहली को नहीं रखा है तो कैसे ये बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हुआ। तो जैसे ही आपको डाउट हो गया तो आप कहोगे कि वेल डिफाइंड नहीं है, और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो आप कह दोगे वो सेट नहीं है। समझ में? तो ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है। अगला एग्जांपल क्या? कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड। अब बेस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड के अगर जो एक्टर हैं, जो बेस्ट एक्टर मेरे लिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी हो। जरूरी अगर हमारे और आपके लिए है तो कोई जरूरी नहीं कि थर्ड पर्सन के लिए भी वो बेस्ट हो। तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो ये बात बोल देगा कि नहीं ये बेस्ट नहीं है, इसको मैं बेस्ट नहीं मानता। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। और कलेक्शन तो ऑलरेडी है, मैंने कहा कि कलेक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन, तो ये सारे कलेक्शन है। बस हमको देखना क्या था कि क्या वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो वेल डिफाइंड ये होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेस्ट एक्टर का मतलब है कि हमारे लिए जो सही है, आपके लिए जो सही है, वो सबके लिए सही होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी अगर रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट तो हम ये कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, और इसी वजह से ये आपका सेट नहीं होगा। तो ये तो हुआ कि सेट कैसे किसको कहते हैं। तो सेट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है, किसी चीज का भी कलेक्शन आप कर लीजिए। लेकिन आपके लिए चैलेंजिंग काम क्या है कि वो जो कलेक्शन है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। और वेल डिफाइन करने का तरीका, चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया? खुद से सोचेंगे, किसी इंडिविजुअल के लिए सोचेंगे और सबके लिए सोचेंगे, और उतने ही सोचना है जितना कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ टीचर्स, तो सिर्फ और सिर्फ टीचर के बारे में सोचना है, वहां पे कोई गुड बेस्ट बेटर ये सब कुछ भी सोचना नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ टीचर का कलेक्शन। तो टीचर का कलेक्शन है तो हमारे लिए भी टीचर का कलेक्शन, आपके लिए भी टीचर का कलेक्शन, किसी के लिए भी वो टीचर का कलेक्शन होगा, और इसीलिए वो वेल डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ वाले एग्जाम्पल में क्या था? गुड टीचर। जब अच्छे टीचर के सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पेसिफाइड वर्ड होते हैं ना, स्पेसिफाइड वर्ड, यही चेंज लाते हैं वेल डिफाइंड के लिए। यहाँ पे गुड टीचर्स की जब आप बात करोगे तो मैंने पहले भी बताया आपको, गुड मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, लेकिन किसी न किसी के लिए ऐसा जरूर होगा कि जो टीचर हम लोग के लिए अच्छा है वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो वहां पे हम ये कहेंगे कि स्टेटमेंट हमारा जो कलेक्शन लिखा है हमने वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो समझ में आया? यही चीज यहाँ पर भी है, बेस्ट क्रिकेटर के लिए, यही चीज बेस्ट एक्टर के लिए भी है। ठीक है, तो हमको अब देखना है कि सेट का नोटेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं सेट का नोटेशन। तो क्या लिखेंगे? नोटेशन ऑफ सेट। सेट को किससे डिनोट करते हैं बेसिकली ये जानना है, तो ध्यान से सुनिएगा। सेट को डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। तो कैपिटल लेटर में किससे कर सकते हैं? अगर सेट है कोई तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर यानी कि ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं,
या फिर एक्स से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, तो जितने अल्फाबेट लिखे गए हैं सबके सब कैपिटल ही हैं, है ना। यानी कि सेट का अगर मुझे डिनोट करना हो सेट को, तो हम किससे डिनोट करेंगे? इंग्लिश के अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट से, है ना, ये इससे डिनोट करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसलिए कि जो सेट है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर अगर कैपिटल आर लिखा हुआ है तो वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर जेड लिखा हुआ है, कैपिटल जेड, तो इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर आर प्लस लिख दिया जाए इसी में, तो क्या हो जाएगा? देखिए, प्लस और माइनस का मतलब समझिए। देखिए, ये क्या था? सेट ऑफ रियल नंबर, और यहां पे अगर प्लस लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और अगर इसी में जेड प्लस लिख दे तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। आर माइनस लिख दे तो पहली बात तो ये आर है, इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर तो होगा ही होगा, और प्लस और माइनस लग जाने से सिर्फ ये पता चल जाएगा कि वो रियल नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। बिल्कुल यही काम जेड के साथ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, हाँ। और z माइनस अगर कोई कहे ये क्या होता है, तो पहली बात तो z है, और z है तो वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है, और माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? इंटीजर कैसे वाले? नेगेटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इस तरीके से अगर कैपिटल सी लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हम लोग के सिलेबस में है, हमने बताया था, जब सिलेबस बताया था तो अपने सिलेबस में है, तो जब आएगा तो इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे भी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नोटेशन होता है सेट का, वो कैपिटल लेटर से ही होता है। तो अगर मैं कैपिटल आर अगर आपको कहीं मैथमेटिक्स में दिख जाए तो आप क्या बोलोगे? कि वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आपने सेट क्या दिया ना, तो वही नोटेशन के बारे में बताना चाह रहा था कि नोटेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है कि कैपिटल लेटर से ही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कैपिटल आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। आर प्लस लिख दे या फिर जेड प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आर प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जेड प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आर माइनस का मतलब होता है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। जेड माइनस का मतलब होता है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। और ये रियल नंबर, सॉरी, ये देखिए सी का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो वो आपका नोटेशन होता है सेट का। अब अगर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे मैं कहूं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका नोटेशन कैसे करते हैं, तो जरा उसको देखिए ध्यान से। तो मैं लिख रहा हूं एलिमेंट इन अ सेट। सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। जैसे मैं कहूं कोई सेट ए है, ठीक है, और इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट का मैंने कलेक्शन लिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा ए बी सी, ऐसे करके मैं कलेक्शन ले लूंगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो अंदर लिखा हुआ है वो क्या है? स्मॉल लेटर में है। तो यही यहां बताना था कि जो एलिमेंट होते हैं हमेशा वो स्मॉल लेटर में होते हैं, और पूरा का पूरा जो कंप्लीट सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ये मुझे यहाँ पे बताना था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं एक छोटे से सिंबल के बारे में बताता हूँ। वो सिंबल है ये, ठीक है। इसका जो ये ग्रीक का सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। या फिर इसका मतलब होता है इज द एलिमेंट ऑफ। दोनों जो चीज लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर मुझे कोई कहे कि ये ए किस सेट का मेंबर है, तो हम कहेंगे कि ए इज द मेंबर ऑफ
कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल ए का ही तो मेंबर है। ये जो ए है वो किसका सदस्य है, कैपिटल ए के अंदर है। ऐसे बी भी किसका मेंबर है, कैपिटल ए का। सी भी किसका मेंबर है, कैपिटल ए का। तो ये जो इतना बड़ा वर्ड है उसको ना लिखना पड़े तो मैथमेटिक्स के अंदर एक छोटा सा सिंबल बनाया गया है, वो ये है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये लाइन मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, आप देखेंगे, ठीक है। या फिर या तो हमको ये पढ़ेंगे कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या तो हम इसको पढ़ेंगे कि ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। दिस ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ये कहा जा सकता है। अब ये जो सिंबल है वो कहां का है, तो वो ग्रीक लेटर का है। कहां का है, ग्रीक लेटर का है। तो ये मुझे बताना था कि कैपिटल ए अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो पूरे सेट को डिनोट करेगा, और उसके अंदर जो स्मॉल लेटर में जो अल्फाबेट लिखे जाते हैं, अल्फाबेट या फिर कोई भी चीज लिखा जाएगा तो उसका मेंबर कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। मेंबर कहिए या एलिमेंट कहिए, बात ही कहिए सेट के लिए, ठीक है। इसके बाद से हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेट का रिप्रेजेंटेशन किन किन मेथड से होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो क्या पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो कितना है, दो मेथड है। दोनों मेथड का नाम पहले लिख लेते हैं। पहले मेथड का नाम है रोस्टर मेथड। क्या नाम है, रोस्टर मेथड। क्या होता है अभी मैं बताता हूं, पहले दोनों मेथड का नाम लिख लीजिए वन बाय वन। और दूसरे मेथड का नाम है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो कई बार सेट दे करके पूछ लिया जाता है कि अगर ये रोस्टर मेथड में ऐसे लिखा जाएगा तो इसको सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड दोनों का मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि रोस्टर मेथड में कैसे सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, सेट बिल्डर मेथड में कैसे सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। दोनों मेथड एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसको बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा पड़ेगा, ठीक है। तो इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी सेफ।